किसी किसी में जो अटेंडेंस है वो ज्यादा कम देती है, जैसे कि 20 से 30%, उसका जो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन है वो काफी इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं दोस्तों आप सभी काफी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आरआरसी ग्रुप डी के कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि पीईटी के लिए कट ऑफ क्या जाने वाला है, फाइनल मेरिट के लिए कट ऑफ क्या जा सकता है। तो दोस्तों कुछ चीजें हैं जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं और इनके बारे में डिस्कस भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जब भी पुराना पेपर रहता है उसकी कट ऑफ हमेशा कम जाती है और जो आने वाला यानी अपकमिंग जो एग्जाम होते हैं उनकी कट ऑफ हाई जाती है। तो 2018 में कट ऑफ क्या गई थी और 2019 में कट ऑफ क्या जा सकती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ चीजें और हैं दोस्तों जो आप लोगों को बतानी है, जैसा कि अभी आपने हाल ही में देखा है कि एमटीएस का जो रिजल्ट आया है वो काफी हाई चला गया है। तो बच्चों के मन में ये प्रश्न है कि क्या सर ग्रुप डी की भी कट ऑफ हाई जा सकती है, तो इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों पहले हम स्टार्ट करते हैं कि 2018 में जो ग्रुप डी का कट ऑफ का हाल था वो क्या रहा था। तो यहां पर दोस्तों 2018 में जो टोटल वैकेंसी थी वो कितनी थी? 62,907 वैकेंसी थी। वहीं दोस्तों 2019 में हम वैकेंसी का हाल देखें तो यहां पर 1,03,769 वैकेंसी है, मतलब 1.5 गुना वैकेंसी यहां पर आपको देखने को मिल रही है। क्लियर? इसके बाद दोस्तों बात करें कि इन वैकेंसी के लिए कितने बच्चों ने फॉर्म डाला था, तो 1,89,00,000 बच्चों ने इसके लिए फॉर्म डाला था। और यहां पर देखें तो यहां पर 1,15,00,000 लोगों ने दोस्तों यहां पर क्या डाला था? फॉर्म डाला था। तो आपको अप्रोक्स यहां पर 20% का अंतर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें दोस्तों अटेंडेंस के बारे में, तो 2018 में जो अटेंडेंस थी वो 68 से 73% के बीच में देखने को मिली थी। और यहां पर 2019 में दोस्तों 50 से 55% अटेंडेंस देखने को मिली थी। ठीक है, एग्जाम लेवल के बारे में बात करें तो यहां पर जो एग्जाम लेवल था वो इजी टू मॉडरेट देखा गया था, और 2019 में जो एग्जाम लेवल था मेरे प्यारे दोस्तों वो मॉडरेट टू हार्ड देखा गया है। समझ रहे हो? तो इनके जो लेवल था वो काफी अंतर था, ये इजी टू मॉडरेट रहा है, ये मॉडरेट टू हार्ड रहा है। अब सबसे बड़ा जो फैक्टर जिसने 2018 में रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ को बढ़ाया था वो था दोस्तों नॉर्मलाइजेशन। तो ये जो है वो दोस्तों जिसमें रेलवे ग्रुप डी की जो 2018 की भर्ती थी उसमें दोस्तों लगभग 30 से 35 नंबर अधिकतर बच्चों के इसमें बढ़ाए गए थे नॉर्मलाइजेशन में। समझ रहे हो? क्योंकि कई शिफ्टों में एग्जाम आयोजित होता है, तो जो शिफ्टों को बैलेंस करने के लिए किसी के नंबर बढ़ाए जाते हैं, किसी के नंबर घटाए जाते हैं। तो यहां पर 30 से 35 नंबरों का नॉर्मलाइजेशन का हेरफेर देखने को मिला था, और ये काफी अधिक नंबर होते हैं, 30 से 35 नंबर। वहीं हम बात करें दोस्तों 2019 में क्या होने वाला है, तो 2019 में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा दोस्तों, उसकी जगह परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग किया जाएगा। अब काफी बच्चे बोलेंगे कि सर परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन क्या है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दी है, 2-3 दिन पहले ही बनाई है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझा देता हूं। दोस्तों परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन जो है वो बेसिक आपकी शिफ्टों पर आधारित रहता है कि आपने किस शिफ्ट में आपका एग्जाम था और उस शिफ्ट में कितने बच्चे वहां पर प्रेजेंस थे। ठीक है, अटेंडेंस क्या थी वहां पर। तो जो आपकी शिफ्ट है ना, पर्टिकुलर शिफ्ट के आधार पर आपका परसेंटाइल जो नॉर्मलाइजेशन है वो किया जाता है। ऑल ओवर जो नॉर्मलाइजेशन रहता है वो नहीं होता, जैसे कि यहां पर सारी शिफ्टों के आधार को बैलेंस करके हुए देखा जाता है, लेकिन यहां पर क्या होता है, पर्टिकुलर शिफ्ट को देखते हुए परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। जैसा कि मान लीजिए दोस्तों कि आपकी शिफ्ट में टोटल 50 बच्चे आए हैं, और तो आपके जो नंबर है, जो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन वो केवल आपकी शिफ्ट के आधार पर, यानी कि वो 50 बच्चों के आधार पर ही देखा जाएगा। यदि वो 50 बच्चों को पेपर कठिन लगा तो उस आधार पे आपके जो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है वो काफी बढ़ जाएंगे, यदि उन्हें सरल लगा तो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन घट जाएंगे। टोटल वाली बात यह है दोस्तों कि यदि आपके उसमें टोटल 10 व्यक्ति हैं, टोटल कितने हैं, टोटल 10 बच्चे उस दिन पेपर देने आए हैं, और उसमें से सबसे ज्यादा जो नंबर वाला व्यक्ति है उसके यदि 65 नंबर आए, मान लिया 65 जो स्कोर है वो हाईएस्ट स्कोर है। सुन रहे हो? यदि वहां पर उस वाली शिफ्ट में किसी बच्चे के 65 जो मार्क्स है वो हाईएस्ट मार्क्स है, तो दोस्तों इसका जो परसेंटाइल स्कोर हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोस्तों परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन हम निकालते कैसे, एक फॉर्मूला है, टोटल 10 कैंडिडेट है तो ये 10वें नंबर पर बैठा है। ठीक है, और इसके नीचे कितने लोग हैं, तो इसके नीचे 9 लोग हैं, तो ऑल ओवर 10 कैंडिडेट होगा, तो 10/10 into 100। तो इस प्रकार से दोस्तों जो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन है वो निकाला जाता है। मैंने एक वीडियो में ये बताया है, आप अच्छे से उसको समझ सकते हैं। क्लियर? तो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन यदि दोस्तों काफी अच्छा होता है, शिफ्ट के आधार पर रहता है, लेकिन एक चीज और है कि यदि आपकी शिफ्ट सरल है
तो आपका परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन बहुत ही कम बढ़ेगा, और यदि आपकी शिफ्ट कठिन है तो आपका परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन काफी अच्छा बढ़ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों दूसरा जो फैक्टर रहता है वो अटेंडेंस पे रहता है। जैसे कि कोई जो शिफ्ट है जिसके किसी शिफ्ट में 80% जो है अटेंडेंस है, तो उसका जो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन है वो घटने के चांस मतलब कम बढ़ने के चांसेस रहते हैं, और किसी में जो अटेंडेंस है वो ज्यादा कम देती है, जैसे कि 20 से 30%, उसका जो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन है वो काफी इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपको लगता है कि हमारी शिफ्ट कठिन थी, सामने वाले की शिफ्ट सरल है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन है वो काफी अच्छा बढ़ेगा और उनका कम बढ़ेगा, तो आपको अच्छा खासा फायदा देखने को मिलने वाला है। क्लियर? तो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन आप समझ गए, इसी के आधार पर आपका ग्रुप डी का इस बार कट ऑफ बनने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों पेपर के लेवल में समझ लेते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए गए हैं। यहां पर दोस्तों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बारे में बात करें तो 4 पोर्शन थे हमारे पास, मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके और जनरल अवेयरनेस। तो यहां पर दोस्तों मैथ के यदि क्वेश्चनों के बारे में बात करें तो 25 क्वेश्चन मैथ के थे, और इसमें हमने अधिकतर बच्चों से, जैसा कि हम पर डे जो है लाइव सेंटर पर एनालिसिस आप लोगों को देते थे, रिव्यू देते थे, वहां पर बच्चों से हम इंटरेक्ट करते थे, सामने बात करते थे कि कैसा क्या पेपर रहा है। तो वहां पर दोस्तों अधिकतर बच्चे हैं जिन्होंने 25 में से मैथ में 20 प्लस अटेम्प्ट किए, क्योंकि मैथ का जो लेवल है वो काफी इजी लेवल रहा है। ठीक है, रीजनिंग में बात करें दोस्तों तो 30 क्वेश्चन आए थे, उनमें से 25 प्लस क्वेश्चन जो है वो अधिकतर बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं। तो 25 क्वेश्चन मान के चलिए कि आप रीजनिंग में आसानी से कर सकते थे। बात करें जनरल साइंस के बारे में दोस्तों, तो जनरल साइंस के टोटल 25 क्वेश्चन थे, जिनमें से 15 क्वेश्चन एक अच्छा खासा बच्चा कर सकता है जिसने पढ़ाई लिखाई की हो। ठीक है, शुरुआत में ये मुश्किल था, जो फेज 1 था, फेज 1 में थोड़ा सा मुश्किल पड़ गया था जीएस, लेकिन बाद की शिफ्टों के लिए ये आसान रह गया था, क्योंकि हर एक टॉपिक को रिपीट किया जा रहा था। क्लियर? बात करने जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के बारे में, तो यहां पर 20 टोटल मार्क्स थे, और 10 से 15 मार्क्स यहां पर आप आसानी से ला सकते थे। तो यदि इनको टोटल किया जाए दोस्तों तो 70 से 75 जो अटेम्प्ट है वो एक अच्छा बच्चा, जो पढ़ा लिखा बच्चा है, जिसने अच्छे से तैयारी की है, मेहनत की है, वो आसानी से 70 से 75 जो अटेम्प्ट है क्वेश्चन वो कर सकता है। लेकिन ये क्या है? ये क्वेश्चन अटेम्प्ट है, ध्यान रखना, ये क्या है? ये क्वेश्चन अटेम्प्ट है। क्लियर? अब इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं किसने? एक पढ़े लिखे बच्चे ने, जिसने 80 किए हैं, जिसने 90 किए हैं, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहते हैं, जैसे कि कुछ एनटीपीसी वाले बच्चे हैं जिन्होंने एनटीपीसी में भी अच्छा स्कोर किया है, तो डेफिनेटली वाली बात है दोस्तों, वो ग्रुप डी में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे हैं जो 80-85 मार्क्स लेकर आए हैं यहाँ पर, या फिर अटेम्प्ट करके आए हैं, लेकिन ऑल ओवर यदि हम एवरेज अटेम्प्ट के बारे में बात करें तो 70 से 75 जो अटेम्प्ट है वो ऑल ओवर एवरेज अटेम्प्ट बन सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों आप जानते हैं कि 70 यदि एवरेज अटेम्प्ट हैं, तो अच्छे खासे जब बच्चा बाहर निकलता है एग्जाम सेंटर से, तो उसके अच्छे खासे मार्क्स जो है वो गलत हो जाते हैं। एग्जाम में हमें जो चीजें सही लगती है वो बाहर निकलकर गलत हो जाती हैं। तो ऑल ओवर आप मान के चलोगे दोस्तों, कितना भी मोटा ताजा कर लो यहाँ पर आपको, तो आपके 9 से 10 नंबर जो है वो ऑल ओवर घटने के बाद आपके जो रॉ मार्क्स बनेंगे 70 वाले के बता रहा हूं, रॉ मार्क्स जो बनेंगे लगभग इसके 58 से 62 के बीच में इसके जो है वो रॉ मार्क्स बनने वाले हैं। समझ रहे हो? कितना भी मोटा मोटा कर लो दोस्तों, तो इसके जो रॉ मार्क्स है वो 58 से 62 के बीच में रहने वाले हैं। अब इतना आप समझ गए। अब कट ऑफ है, इसके बारे में थोड़ी देर से बात करने वाले हैं। पहले हम यहां पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसा कि इसको लेकर मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, और काफी बच्चे समझदार हैं जो इन चीजों को समझ पाए हैं, और इसका आपके कट ऑफ पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है उस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो ग्रुप डी का रिजल्ट है, जो ये वाला जो रिजल्ट है सीबीटी 1 का, इसका रिजल्ट दोस्तों दिसंबर 2022 में आपका आने वाला है। समझ रहे हो? इसके बाद दोस्तों हम देखें एक चीज, यहाँ पर जो एनटीपीसी वाले बच्चों की जो ज्वाइनिंग चल रही है, उनकी ज्वाइनिंग देने की बात कही है यहाँ पर मई जून 2023 में। मतलब डेफिनेटली वाली बात है दोस्तों, एनटीपीसी का एक अच्छा खासा तबका, यानी कि 25% बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे खासे बच्चे हैं, ऐसे 25% जिन्होंने ग्रुप डी में भी फॉर्म भरा था और ग्रुप डी में भी उन्होंने एग्जाम दिया था। क्लियर? तो 25% बच्चों ने ग्रुप डी में एग्जाम दिया था। अब इनका जो रिजल्ट है वो कब आ जाएगा दोस्तों? दिसंबर 2022 में आ जाएगा। मतलब दोस्तों इन्होंने जो एग्जाम दिया है वो यहां पर शो करने वाला है। तो यदि ये 25% बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं, यदि वो यहां पर आ जाएंगे, तो जो ग्रुप डी के जो 25% बच्चे हैं, जो जिनके जो नंबर है वो बाउंड्री पर होंगे, वो दोस्तों इस लिस्ट से क्या चले जाएंगे? बाहर चले जाएंगे। तो इस कंपटीशन से वो बाहर हो जाएंगे। तो यदि ज्वाइनिंग इनकी लेट होती है और इनका रिजल्ट पहले आता है,
तो जो आपके ग्रुप डी वाले बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस रिजल्ट को कैसे भी करके हमें लेट करना पड़ेगा, और इसके लिए जरूरत है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हर एक बच्चे तक ये वाली बात पहुंच सके। और कल मैंने आपको जो बताया था कि वो प्रयास यदि आप कर सकते हैं तो ठीक है, वरना दोस्तों हम ये ट्विटर कैंपेन कर सकते हैं जिसके तहत हम इस वाले रिजल्ट को पीछे खिसका सकते हैं। और इससे दोस्तों मेरे को फायदा नहीं होगा, इससे ग्रुप डी के बच्चों को ही फायदा होगा। लगभग 25% ऐसे बच्चे जो बाउंड्री पर होंगे वो दोस्तों इस रिजल्ट के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वेटिंग का प्रावधान इस बार नहीं है। और एक बार इसमें यदि आप पास हो गए, भले फिर आप पीईटी में फेल हो जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, सीटें खाली चली जाएंगी। लेकिन एक बार यदि आप इस रिजल्ट में अंदर आ गए तो उसके बाद आप बाहर नहीं जा सकते। क्लियर, ये वाली बात आप समझ गए। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो फंडा यहां पर दिखाई देने को मिल रहा है, एसएससी एमटीएस का भी जो रिजल्ट है वो हाई गया है दोस्तों, कहीं कहीं 88 दिखाई देने को मिला है, जिसमें से दोस्तों 100 नंबर का है और माइनस मार्किंग होने के बावजूद कितना देखने को मिला है, 88 नंबर देखने को मिला है। तो काफी हाई कट ऑफ देखने को मिला है। तो क्या इसका इंपैक्ट इस पर पड़ेगा? तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि इसका जो इंपैक्ट है वो ग्रुप डी में किसी भी हाल में नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एसएससी एमटीएस दोस्तों जो सारे एग्जाम है वो एसएससी कंडक्ट कराता है। और एसएससी क्या करता है दोस्तों, एसएससी के जो बच्चे हैं ना, सीएचएसएल वाले हैं, जो सीजीएल वाले हैं, ये बच्चे जो है वो दोस्तों एमटीएस का एग्जाम देते हैं। मेरे खुद के कुछ स्टूडेंट हैं वो दोस्तों सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो दोस्तों एमटीएस का तो पेपर देते हैं, लेकिन ग्रुप डी का उन्होंने फॉर्म नहीं भरा है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो ग्रुप डी जो है वो अलग लाइन है और एसएससी की जो लाइन है वो एक अलग लाइन है। तो बच्चा जो है वो एसएससी के तो सारे फॉर्म भरता है, जैसे कि दिल्ली एसआई हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, एसएससी एमटीएस हुआ, सीएचएसएल हुआ, सीजीएल हुआ, लेकिन वो ग्रुप डी जो रेलवे की चीज है उसमें ज्यादा फोकस नहीं करता। ठीक है, तो उसका जो फोकस होता है मेन वो एसएससी के एग्जामों पर ही रहता है, बाकी अन्य एग्जामों पर नहीं रहता। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ के बारे में कि यहां पर कट ऑफ किया जा सकता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि रॉ मार्क्स जो आपके देखे जा रहे हैं वो कितने देखे जा रहे हैं, 58 से 62 के बीच में देखे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि यहां पर जो आपका कट ऑफ है वो क्या जा सकता है। क्लियर, कट ऑफ किया जा सकता है दोस्तों, मैं लिख के लिए आया हूं, यहां पर आपका जो कट ऑफ है वो क्या जा सकता है। तो यूआर कैटेगरी में दोस्तों आपका जो कट ऑफ है वो 58 से लेकर 62 के बीच में जाने वाला है पीईटी के लिए। किसके लिए? पीईटी के लिए। ओबीसी में बात करें दोस्तों तो 56 से लेकर 59 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस में आपका 53 से लेकर 56 के बीच में देखने को मिलेगा। एससी कैटेगरी में आपका 50 से लेकर 54 के बीच में देखने को मिलेगा। एसटी में बात करें 46 से लेकर 50 के बीच में देखने को मिलेगा। और एक्स सर्विसमैन में आपका 30 से 36 नंबर देखने को मिलने वाला है। और यदि आपके इतने नंबर है तो आप पीईटी की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन कुछ बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि सर ये तो काफी ज्यादा है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आपका कट ऑफ है वो 50 प्लस भी जा सकता है, मतलब 51 पर भी बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन आपको ये काम करना पड़ेगा उसके लिए कि ये जो आपका रिजल्ट है इसको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि एनटीपीसी का जो सीबीटी 1 का जो रिजल्ट था वो कितना हाई गया था दोस्तों, वो काफी हाई गया था। तो एनटीपीसी वाले बच्चे यदि आपके ग्रुप डी में बैठेंगे तो वो आपकी कट ऑफ को बढ़ाएंगे। इसलिए आपका ये काम है कि इस रिजल्ट को रोकने का प्रयास कीजिए, इसको पहले करवा दीजिए। और ये थोड़े यदि हमारा 1-2 महीने बाद भी यदि इसका रिजल्ट आएगा तो हमें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसके 2 महीने रिजल्ट देरी के आने से हमारी सिलेक्शन ज्यादा होते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या करना है, पहले इसको ज्वाइनिंग दिलवानी है या फिर इसके रिजल्ट को पहले हमें करवा देना है, उसके बाद दोस्तों हमें इसको देखना है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे अच्छे से कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।